प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, कभी कभी फ़ोन हमको बीच में काटना पड़ता है या कभी कभी बच्चों फ़ोन स्वयं ही कट जाता है। जैसे कोई फ़ोन आ गया या फिर घर वाले किसी काम के लिए बोलने लगे, तो बच्चों कभी कभी मजबूरी हो जाती है, हमको फ़ोन काटना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैटर पूरा मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे, एक भाग नहीं 2 भाग में सही। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे उसी भाग में शक्ति संतुलन में शेष भाग या दूसरा भाग। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संतुलन में भाग 2। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग बच्चों वही पढ़ रहे थे परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, परिभाषाओं में भी हम लोग पढ़ चुके थे काफ़ी आगे तक। हम यही परिभाषा आप लोगों को पढ़ा। हाँ, स्पाइकमैन। बच्चों, हम इसी परिभाषा के बारे में आप लोगों को समझा रहे थे। स्पाइकमैन ने क्या कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र जो भी होता है बच्चों, एक प्रकार से शक्ति संतुलन में कोई राष्ट्र, संतुलन का मतलब होता है बच्चों बराबर। अब सीधी सी बात है कि ये वास्तविक बात है कि कोई भी राष्ट्र जो है अपने पड़ोसी के मुकाबले बराबर नहीं रहना चाहता। कोई भी राष्ट्र कमजोर भी नहीं रहना चाहता, बराबर भी नहीं रहना चाहता। हर राष्ट्र चाहता है कि हम अपने पड़ोसी के मुकाबले अधिक ताकतवर बने। ठीक है, तो कहने का मतलब एक प्रकार से ये शक्ति स्पर्धा जो है प्रारंभ हो जाती है, जो कि पहले अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, अपना जो है क्या बोलते हैं, जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार पड़ोसी का मुकाबला करते हैं। जब उसमें भी अक्षम पाते हैं तो 1-2 राष्ट्रों को संगठित कर लेते हैं, फिर उसके बराबरी करते हैं। तो ये प्रक्रिया स्वयं भी करते हैं और उन्हीं को देखकर पड़ोसी राज्य भी करता है। तो कहने का मतलब एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और बराबर शक्ति का संतुलन नहीं बन पाता। शक्ति का असंतुलन ही बना रहता है जब तक उनकी क्षमता होती है तब तक। ठीक है बच्चों, लेकिन एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, दूसरे राष्ट्र को कमजोर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कमजोर यानी अपने आप को दूसरे के मुकाबले अधिक ताकतवर। ठीक है बच्चों, ये होती है शक्ति संतुलन। वास्तव में होता क्या है, यही होता है, जबकि नाम होता है शक्ति संतुलन। संतुलन स्थापित करने के लिए संधियां, संतुलन स्थापित करने के लिए स्पर्धा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगली परिभाषा है बच्चों विंस्टन चर्चिल की। देखिए विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा है। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इन्होंने क्या कहा है कि शक्ति संतुलन ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा है, जिसके द्वारा राष्ट्रों के बीच साम्यावस्था और वैषम्यावस्था स्थापित किया जाता है। साम्यावस्था का मतलब होता है बच्चों एक प्रकार से, साम्यावस्था का मतलब एक प्रकार से संतुलन से ही संबंधित है। अर्थात एक राष्ट्र को देखकर दूसरे राष्ट्र अगर संगठित होकर इकट्ठा उसकी बराबरी करते हैं तो बोलते हैं साम्यावस्था। एक राष्ट्र के अनुसार उसकी बराबरी करना, एक राष्ट्र को संतुलित करने के, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए पड़ोसी को देखकर जो भी व्यवस्था स्थापित की जाए, चाहे उस स्तर पे अपनी ताकत बढ़ाया जाए, चाहे उसके बराबर होने के लिए दूसरी राज्यों से संधि करना पड़े, तो ही होती है साम्यावस्था। ठीक है, समानता की अवस्था जिसको बोलते हैं, उसकी समानता करने के लिए। ठीक है, ये ब्रिटिश विदेश नीति की अद्भुत अचेतन परंपरा है। बच्चों, ये बात तो सही है कि अंग्रेज बहुत पहले से ही बुद्धिमान रहे हैं। भाई, अंग्रेज बुद्धिमान रहे हैं और संपूर्ण विश्व पे कब्जा किए बैठे एक बार 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब ये तो जर्मनी की देन है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में इतना कमजोर कर दिया इनको कि इनको अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। चलिए बच्चों, क्लाड ने क्या कहा है शक्ति संतुलन के बारे में। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। बच्चों, बड़ी शक्तियों को ही तो ध्यान में रखकर छोटे राष्ट्र संगठित होकर संतुलन बनाते हैं। तो बड़ी शक्ति जो है वो हस्तक्षेप करने लायक बचेगी ही कहाँ, वो तो इन सभी इस संगठन के मुकाबले कमजोर हो जाती है ना। ठीक है बच्चों, यही होता है क्योंकि जब छोटे राष्ट्र मिलकर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी शक्ति के बराबर, बड़ी शक्ति का मुकाबला करने के लायक हो जाते हैं। अर्थात छोटे राष्ट्र बड़ी शक्तियों को देखकर अपना संगठन बनाकर संतुलन स्थापित कर लेते हैं।
ताकि अपनी राजनीति को स्वतंत्रतापूर्वक स्थापित कर ले। नहीं तो अगर ये संगठन ना बनाए तो बड़ी शक्तियाँ इन छोटी शक्तियों, छोटे राज्यों पर अपना अधिकार करने का प्रयास करेंगे, कितना तो कब्जा कर लेंगे, कितना जो है इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार इन पे काम कराएंगे, इनको अपनी इच्छा अनुसार चलाएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ये छोटे राष्ट्र करेंगे, बेचारे कमजोर रहेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे मार्गेंथाउ ने क्या कहा है। प्रत्येक राष्ट्र यथास्थित बनाए रखने अथवा परिवर्तित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। बच्चों ये सत्य है, जैसे अभी हमने आपको बताया भी कि राष्ट्र जो है संतुलन बराबरी नहीं चाहते हैं कि हम पड़ोसी के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर रहें। कैसे रहेंगे ये सोचना उनका काम है। अगर अपनी क्षमता होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत स्वयं बढ़ा लेते हैं, नहीं क्षमता होती है तो कुछ राज्यों का मिलाकर सैन्य संगठन बना लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम अपने शत्रु से या अपने पड़ोसी से, बच्चों पड़ोसी राज्य में मित्रता नहीं होती, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। अब आज के समय में ये बात दूसरी है कि बहुत से राष्ट्र ऐसे भी हैं कि जिनका जो है पड़ोसी राज्यों से मित्रता भी है, कोई तनाव भी नहीं है। जैसे अमेरिका कनाडा को ले लीजिए, दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। ठीक है, भारत भूटान को ले लीजिए, कोई झगड़ा नहीं है दोनों के बीच में। भारत वर्मा को ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, वही कोई कभी भी कोई भी विवाद पैदा हुआ ही नहीं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब वही है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है कौटिल्य ने, वो एक जो है साम्राज्यवादी और एक क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षी राजा के लिए कहा है। पड़ोसी का मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों ये उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं कि पड़ोसी में मित्रता हो, लेकिन पड़ोसी में शत्रुता हो, ये अधिकांश उदाहरण है, या यूं कहिए कि बहुतायत में ये उदाहरण मौजूद ही हैं। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना। ठीक है, कुछ न कुछ विवाद तो पैदा होता ही है। चलिए, जैसे मार्गेंथाउ ने यही कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र यथास्थिति बनाए रखने अथवा परिवर्तित करने के लिए चाहता है कि हर समय शक्ति का संतुलन हमारे ही पक्ष में बना रहे। हर राष्ट्र चाहता है कि हम पड़ोसी के मुकाबले, अपने शत्रु के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर बने रहें। ठीक है, संतुलन जाए भाड़ में, हम ताकतवर बने रहें, सीधी सी बात। अब देखिए शक्ति संतुलन की अवधारणा, शक्ति संतुलन की अवधारणा। इसमें देखिए अर्नेस्ट हॉफ ने शक्ति संतुलन की अवधारणा में 8 अर्थ बताए हैं। क्या है वो? शक्ति संतुलन का अभिप्राय शक्ति वितरण से है। वितरणा नहीं बच्चा, वितरण है। ठीक है, कहीं कहीं गलती हो जाती है, आप लोग फिलहाल समझ लीजिएगा। शक्ति वितरण से है। शक्ति संतुलन एक शक्ति की साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब वही है कोई एक दूसरे से ताकतवर ना होने पाए। यह शक्ति की प्रबलता को दर्शाता है। यह स्थिरता एवं शांति को बनाए रखता है। शांति को बनाए रखने का मतलब बच्चों यही होता है कि जब गुट जो है बराबर होता है तो दोनों में युद्ध नहीं होता। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत, तब भी युद्ध नहीं होगा। जब डिसबैलेंस होगा तभी जो है युद्ध होगा। ठीक है, और शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति से है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में है। यह एक व्यवस्था का परिचायक है। कौन सी? शक्ति संतुलन की व्यवस्था, शांति को स्थापित करने या यथास्थिति को बनाए रखने की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, चलिए। और पामर और परकिंस ने शक्ति संतुलन की कुछ विशेषताएं बताए हैं। देखिए, राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा कायम रह सकता है। ठीक है बच्चों, हमेशा कायम रह सकता है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वयं नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अर्थात ये देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी के पास, हमारे शत्रु के पास कितनी ताकत है। उसी ताकत में अपनी ताकत को बनाना पड़ेगा। उसी ताकत में अपने आप की शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, शक्ति संतुलन का मापदंड युद्ध है। ठीक है बच्चों, अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि शक्ति संतुलन कायम है। और युद्ध तभी होता है जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। अर्थात एक राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर, दूसरा ज़्यादा कमज़ोर जब हो जाते हैं, युद्ध तभी होता है। अन्यथा इसके पहले युद्ध कभी नहीं होता।
और शक्ति संतुलन की नीति गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। सीधी सी बात है बच्चों, हर राष्ट्र अपने से ज़्यादा हर राष्ट्र जो है अपने से ज़्यादा अपने शत्रु से ज़्यादा ताकत। शक्ति संतुलन की नीति बच्चों गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। कहने का मतलब यही है कि शक्ति संतुलन की नीति जो है कभी एक राष्ट्र का तरफ पलड़ा ज़्यादा होता है, कभी दूसरे राष्ट्र का पलड़ा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब गतिशील इसलिए कह सकते हैं हम इसको कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसी के मुकाबले या शत्रु के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली बनने का प्रयास करता रहता है, ज़्यादा शक्ति एकत्रित करने का प्रयास करता है। तो वही है बच्चों, एक तरफ एक समय में एक बार दूसरे का पलड़ा भारी होगा, दूसरा राष्ट्र ताकतवर होगा, उसको देखकर स्वयं शक्ति को बढ़ानी होगी। कहने का मतलब एक समय हमारी ताकत ज़्यादा होगी तो एक समय हमारी शत्रु की ज़्यादा होगी, उसको देखकर हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, हमें देखकर हमारा शत्रु अपनी ताकत बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, यही गतिशील है, यही परिवर्तनशील है। और देखिए शक्ति संतुलन जो है प्रजातांत्रिक एवं राजतांत्रिक दोनों राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है बच्चों। इसलिए अनुपयुक्त है कि इसमें ज़्यादा जो खर्च होता है, ज़्यादा जो है खर्च विकास कार्यों में नहीं, ज़्यादा खर्च जो है सैन्य कार्यों में या सैनिक गतिविधियों में या शक्ति को एकत्रित करने में हम अपना ज़्यादा जो है धन व्यय करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, जो जनता का जिसमें हम अपने सिविलियन नागरिकों का विकास करते, उसी पैसे से उसी धन से हम जो है अपने सैन्य शक्ति का विकास करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अनुपयुक्त का मतलब यही है कि दोनों ही राष्ट्र, जैसे देखा जाए तो सोवियत संघ जो है इसने सेना पे इतना अधिक व्यय कर दिया अमेरिकी गुट नाटो को देखकर, अमेरिकी संगठनों को देखकर, कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलों पर, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों पर ज़्यादा व्यय किया, जिसके कारण उसके यहाँ जो है आर्थिक व्यवस्था उसकी कमज़ोर हो गई। अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर हम, क्योंकि आर्थिक जो हमारी स्थिति होती है उससे हमको अपने राष्ट्र में चतुर्मुखी विकास करना होता है, और एक तरफा अगर हमने विकास किया तो दूसरा क्षेत्र हमारा पिछड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, क्योंकि जो शक्ति संतुलन होता है इसमें सैन्य शक्ति पर व्यय ज़्यादा मांगता है। सैनिक संधियाँ, सैनिक संगठन और अपने नए नए हथियारों का निर्माण। तो इसी तरफ देखा जाए तो सोवियत संघ की स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था उसकी खराब इसीलिए हो गई थी कि उसने जो है अधिक से अधिक खर्च जो है उसने अपनी आर्थिक स्थिति का ज़्यादा जो है उपयोग उसने हथियारों पे किया था। ठीक है बच्चों, और शक्ति संतुलन के खेल में हथियारों पर ही पैसा ज़्यादा व्यय होता है। जब हथियारों पर व्यय होगा तो दूसरा क्षेत्र कमज़ोर पड़ेगा, और इसीलिए जो है एक राष्ट्र कमज़ोर हो, अगर उसका हथियारों पर व्यय ज़्यादा हुआ तो वो जो है कमज़ोर होगा, और अगर वो कमज़ोर हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। ठीक है बच्चों, कमज़ोर तो नहीं होगा स्वयं, हथियारों के क्षेत्र में मजबूत तो रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बच्चों कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों, इसीलिए हमने आपको बताया कि शक्ति संतुलन प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक दोनों के राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि अधिकांश धन जो है, अधिकांश अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है हथियारों पर व्यय होता है। ठीक है बच्चों, और सोवियत संघ इसी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था 1990 के दशक में इतनी खराब हो गई कि उसके यहाँ भुखमरी पैदा हो गई, और इतनी स्थिति उसकी खराब हो गई कि अंत में वो 14 भागों में बट गया, 15 भागों में, 15 नए स्वतंत्र भागों में, स्वतंत्र राज्यों में बट गया। अब आगे बच्चों देखते हैं शक्ति संतुलन में क्या होता है। बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं और छोटे राष्ट्र मात्र दर्शक होते हैं, परंतु यदि छोटे राष्ट्र आपस में जुड़ जाते हैं तो वे भी खिलाड़ी हो सकते हैं। बच्चों, जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर देखा जाए, जहां बहुमत की बात होगी, अगर शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसमें ज़्यादातर विकासशील राष्ट्र ही जुड़े हैं, अगर इनके बीच में अगर एकता दिखी तो कोई भी प्रस्ताव ये अपनी इच्छा से पास करवा सकते हैं।
ठीक है बच्चों। हाँ, ये बात दूसरी है कि वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ जो है उसको ना पारित होने दें, ये बात दूसरी है। लेकिन जहाँ बहुमत की बात होगी, क्योंकि बच्चों बहुमत के आधार पर चुनावी क्षेत्र में सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, तो उसमें जो है अगर देखा जाए तो बहुमत जो है, इसी प्रकार अगर शक्ति के मामले में अगर सभी राष्ट्र इकट्ठे हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र इकट्ठे हो जाएं, छोटे राष्ट्र, तो वो बड़ी शक्तियों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए शक्ति संतुलन में बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में जो खिलाड़ी राष्ट्र थे वो कौन थे बच्चों? सोवियत संघ और अमेरिका, यही और इनके गुट। ठीक है, और आपस में एक दूसरे को ही संतुलित करने के लिए अपने सारे जो है कार्य करते रहे। ठीक है, शीत युद्ध काल में एक दूसरे को संतुलित करने के लिए, इसीलिए जो है इनके बीच संतुलन चूंकि बराबर ज़्यादातर कायम रहा है, थोड़ा से इधर उधर जरूर होता रहा है लेकिन लगभग बराबर होता रहा है, और अंत में आते आते दोनों की स्थिति एक बोतल में बंद दो बिच्छुओं जैसी हो गई। यानी स्थिति इस तरह हो गई कि एक ने अगर युद्ध करने की अगर थोड़ा भी सोचा तो दोनों का विनाश निश्चित था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन के रूप। बच्चों, शक्ति संतुलन के मुख्यतः 3 रूप। पहला नंबर सरल शक्ति संतुलन, तो शक्ति का केंद्रीकरण 2 राष्ट्रों में या 2 विरोधी गुटों में हो, जैसे अमेरिका एवं रूस 2 राष्ट्र हो गए, और 2 विरोधी गुट कौन हो गए? नाटो एवं वार्फा। नाटो अमेरिकी गुट, वार्फा पैक्ट रूसी गुट, सोवियत संघ का गुट। ठीक, और दूसरा है बहुमुखी शक्ति संतुलन। इसमें क्या है? बहुत से छोटे राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह एक दूसरे के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब प्रयास करने के लिए जैसे संगठन बना लें, तो बच्चों ये संगठन के द्वारा जो शक्ति संतुलन स्थापित हो वो है बहुमुखी शक्ति संतुलन, नाटो एवं वार्सा पैक्ट। ठीक है, ये क्या है बच्चों? संधि संगठन या सैन्य संगठन। अगला है जटिल शक्ति संतुलन। जब शक्ति का वितरण 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य रहता है तो इस समय शक्ति संतुलन की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है, जैसे साम्यवादी एवं पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भौगोलिक आधार पर शक्ति संतुलन। इसके आधार पर मुख्यतः 3 रूप हैं। इसके आधार पर भी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, जैसे 2 राष्ट्रों के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये क्षेत्रीय आधार पर अड़ोस पड़ोस की नीतियां हैं। महाद्वीपीय शक्ति संतुलन, 2 महाद्वीपों के बीच, जैसे एशिया और यूरोप। विश्वव्यापी शक्ति संतुलन, खास करके संगठनों के आधार पर, जैसे नाटो, वार्सा, फीटो, फेंटो आदि ये सैन्य संगठन है बच्चों। ये है विश्वव्यापी, अर्थात एक दूसरे के साथ सैन्य संगठन करके शक्ति संतुलन को स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन के तरीके। बच्चों, शक्ति संतुलन के जो तरीके हैं वो इस प्रकार हैं कि अभी तक से लेके आज तक कितने तरीके अपनाए गए हैं और किनको अपनाया जाता रहा है। देखिए, पहला नंबर है आयुधों का भंडार, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का भंडार इकट्ठा करना। देखिए, शत्रु की अपेक्षा अधिक एवं आधुनिक अस्त्रों या हथियारों का भंडारण करना, यानी शत्रु की अपेक्षा अधिक से अधिक आधुनिक हथियारों का भंडारण करना। यदि शस्त्र एवं साधन श्रेष्ठ हो तो युद्ध में 99% विजय निश्चित होती है, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो है शक्ति संतुलन को किसी न किसी रूप में, अगर क्या बोलते हैं, अगर सेना हमारी कम है और हथियार श्रेष्ठ हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तो हैं। तो कहने का मतलब एक चीज की कमी दूसरे से पूरा किया जा सकता है बच्चों। जैसे देखा जाए, अगर एक छोटा सा राष्ट्र है उसके पास परमाणु हथियार है, एक बड़ा सा राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो बड़ा होते हुए भी, अधिक जनसंख्या होते हुए भी उस छोटे से राष्ट्र से वो राष्ट्र जो है हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो पहला तरीका है वो है शत्रु की अपेक्षा अधिक एवं आधुनिक अस्त्रों को भंडारण करना। दूसरा है बच्चों सेना का विस्तार।
सेना का विस्तार अर्थात सैन्य संख्या में वृद्धि करना शत्रु के मुकाबले, और उनकी जो है कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उच्च प्रशिक्षण एवं उच्च मनोबल होना चाहिए, ऐसा बना रहे। ठीक है। अगला है बच्चों अधिक क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसमें क्या है, अधिकांश से अधिक देशों को अपने प्रभाव में रखना। जैसे बच्चों खास करके देखा जाए तो जब भारत पर कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण करते थे तो खास करके भारतीय नरेश अपने सामंती राजाओं को इकट्ठा करके उसका मुकाबला करते थे। ऐसा ही मुकाबला मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज ने भी किया था। ऐसा ही मुकाबला जो है पानीपत के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध में सिंधिया होलकर ये सब मिलकर करे थे। सिंधिया होलकर गायकवाड़ मराठे जो थे, ठीक है, अमफा अफगान मराठा युद्ध में सिंधिया होलकर गायकवाड़, ठीक है, ये सभी मिलकर किए थे। तो विस्तृत भूभाग पर अधिकार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने से भी जो है शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि बड़े राष्ट्रों को पराजित करना जरा कठिन होता है। बड़े राष्ट्रों को पराजित करना थोड़ा से कठिन होता है। कठिन किस लिए होता है बच्चों कि बड़े राष्ट्रों के पास जो है ज़्यादा, जैसे भारत में देखा जाए तो भारत पर अधिकार करने में अंग्रेज़ों को 100 वर्ष लग गए, और रूस को नेपोलियन और हिटलर दोनों इसलिए नहीं जीत पाए कि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। और बड़े क्षेत्र पर क्या होता है कि बहुत सारी, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होगा बच्चों तो वहाँ की वनस्पतियाँ विकसित क्षेत्र होंगे जहाँ पर गुरिल्ला युद्ध की संभावना भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा है कि द्वितीय प्रहारक क्षमता कई बार मिल जाती है। ठीक है, द्वितीय प्रहारक क्षमता आप लोगों को हम बता ही चुके हैं कि अगर एक स्थान पर पराजय मिली तो पीछे हटकर फिर से मुकाबला करिए, पीछे हटकर फिर से संगठित होइए और पोजीशन लीजिए, मोर्चेबंदी कीजिए। कहने का मतलब कई बार द्वितीय प्रहारक क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए विस्तृत भूभाग पर अधिकार करने से भी शक्ति संतुलन कायम रह सकता है। अधिकृत क्षेत्रों की सुरक्षा का विश्वास दिलाना, अर्थात अगर पड़ोसी राज्यों पर अगर अधिकार किया जाए, पड़ोसी राज्य को अपने प्रभाव में लिया जाए, तो उनको इस विश्वास के साथ रखा जाए कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, जैसे देखा जाए तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय दिल्ली की सुरक्षा की व्यवस्था मराठों पर थी। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों तटस्थ मध्यवर्ती राज्य की स्थापना। तटस्थ मध्यवर्ती राज्य की स्थापना, जैसे बच्चों बोलते हैं बफर स्टेट, अंतस्थ राज्य जिसको हम कहते हैं। बफर स्टेट का मतलब दो शक्तिशाली देशों के बीच में एक छोटा सा राज्य है, तो वो है बफर स्टेट। जैसे भारत एवं चाइना के बीच में नेपाल, भारत और चाइना के बीच में भूटान, ये दोनों क्या हैं, बफर स्टेट जैसी स्थिति है इनकी। अर्थात अगर एक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र पे छोटे राष्ट्र पे अगर अधिकार करने का प्रयास भी किया तो बड़ा राष्ट्र तुरंत इनको अपने ऊपर अटैक मान लेगा। ठीक है, इससे भी संतुलन बना रहेगा, या यूँ कहिए कि संतुलन का वो मापदंड होता है कि वो छोटा राष्ट्र सुरक्षित रहे। जबकि इसके पहले एक बफर स्टेट के रूप में कौन था राष्ट्र था बच्चों, तिब्बत। भारत और चाइना के बीच में एक तिब्बत था, वो भी बफर स्टेट की तरह ही था। अब देखिए उस स्टेट को, छोटे से स्टेट को चाइना ने जो है उसको अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन उसके बाद देखिए उस पर अधिकार करने के बाद उसने भारत पर भी अटैक कर दिया। अगर उसी अधिकार को अगर भारत अधिकार नहीं करने देता तो संभवतः भारत पे अटैक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। हाँ, यही होता कि या तो फिर वो जो है अधिकार करने के बाद भारत से युद्ध ही करता, या तो फिर भारत से अटैक नहीं करता। कहने का मतलब बफर स्टेट दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच एक कमजोर राष्ट्र होता है जिनका दोनों राष्ट्र सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बफर स्टेट, दोनों शक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। जैसे नेपाल, भूटान, भारत, चीन के बीच में यदि एक राष्ट्र इस बफर स्टेट पर अधिकार करना चाहता है तो दूसरा राष्ट्र इसे अपने ऊपर आक्रमण समझ लेता है। ठीक है, भारत ने यही गलती की थी। चाइना ने जब तिब्बत पे अटैक किया था तो भारत ने उसको अपने ऊपर अटैक नहीं माना था, बल्कि उसको मूक स्वीकृति देती, जिसका परिणाम 1962 में भारत को भी भुगतना पड़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है मैत्री संधियाँ।
अब देखिए, राष्ट्रों के बीच मैत्री संधियां स्थापित करना, यानी एक राष्ट्र अगर कमजोर है, दूसरा ताकतवर है, तो कमजोर राष्ट्र अपने पड़ोसियों से, अन्य राज्यों से मैत्री करके तब जो है शक्ति संतुलन को स्थापित करे, तब जो है अपने शत्रु के बराबर हो या शत्रु से ज़्यादा ताकतवर हो। तो मैत्री संधियों के द्वारा भी संतुलन को स्थापित किया जाता है, किया जाता रहा है या किया जा सकता है। मैत्री संधियों के बीच में जैसे देखा जाए कि भारत एवं सोवियत संघ मैत्री संधि 1971, बच्चों 1971 के युद्ध में जब इस बात की संभावना थी कि हो सकता है इस 71 के युद्ध में जो पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा है जी जान से, तो हो सकता है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति को भांपते ही तुरंत श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुरंत सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री की संधि की। अंत में हुआ भी वही, अमेरिका भी आया, सोवियत संघ भी आया, एक भारत के पक्ष में, दूसरा पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन वही है कि दोनों महाशक्तियाँ इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन छोटे से राज्यों के लिए एक बोतल में बंद दो बिच्छुओं को इस तरह जो है अपने आप को कार्यान्वित करवा देंगे। ठीक है, इन छोटे छोटे भारत और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के लिए दोनों राष्ट्र अपने विनाश को निमंत्रण नहीं दे सकते, ये सत्य है बच्चों। ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भले जो है ये जो है बहुत सारी चालें खेलते रहें, लेकिन ये भी जानते हैं कि इनके चक्कर में हम अपना विनाश नहीं करेंगे, न अमेरिका करेगा न सोवियत संघ। हाँ, ये है कि जब भारत अमेरिका आया यहाँ पे भारत को धौंस दिखाने के लिए, भारत को ब्लैकमेल करने के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु अटैक करने आ गए हैं, युद्ध बंद करो, पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार करो, पाकिस्तान जैसा चाह रहा है वैसा करो, तो पाकिस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, अब भारत को दबना पड़ता। लेकिन सोवियत संघ ने भारत को दबने नहीं दिया। ठीक है बच्चों, भारत के हितों की उसने रक्षा की। अंत में वही हुआ जैसा भारत चाहता था। चलिए, यानी राष्ट्र हितों एवं सुरक्षा को हर समय ध्यान में रखना, इसको ध्यान में अगर आती है, इसके लिए मैत्री संधियां करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जो है ये महाशक्तियों द्वारा अधिक प्रयोग किया गया, खास करके तख्ता पलटने या पलटवाने का प्रयास किया जाता है, यानी अपने समर्थित सरकार को अन्य राष्ट्रों में स्थापित कराने का एक प्रकार से प्रयास है, जो कि तख्ता पलटने को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अपनी इच्छानुसार कार्य करे, ऐसी सरकार को बनाया जाए। महाशक्तियां अपना संतुलन बनाने के लिए जो सरकारें उनकी बातें नहीं मानती उसको पलटवा कर किसी न किसी से मिलकर उन्हीं राज्य में उस पर सत्ता पे अधिकार करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है हस्तक्षेप। अगला है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। सर्वप्रथम निशस्त्रीकरण द्वारा विजय का प्रयास, अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता बच्चों बर्बादी के अतिरिक्त निशस्त्रीकरण। ठीक है, शस्त्रीकरण द्वारा विजय का जब प्रयास किया जाता है, और शस्त्रीकरण और विजय से हासिल क्या होता है? केवल नुकसान बर्बादी के अतिरिक्त युद्ध से कभी कुछ मिला है? नहीं। और अंत में निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण का प्रयास, जैसे अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच हुए प्रयास। बच्चों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों के बीच में कोई युद्ध तो नहीं हुआ, युद्ध जैसी स्थिति बराबर बनी रही। दोनों के बीच में इस बात की संभावना होती थी, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे के प्रति घृणा का प्रचार करना, ठीक है, एक दूसरे को कमजोर कराने की नीति, एक दूसरे के दोस्तों को तोड़ के अपने पक्ष में मिलाना, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के रूप में नए नए हथियारों का निर्माण करना, एक दूसरे को देखकर जो है अपने धन का व्यय करना। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों यही था कि दोनों राष्ट्र प्रतिस्पर्धा में इतने तल्लीन हो गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को कमजोर करने में, कि वे हथियारों का निर्माण तो करते गए, लेकिन मिला क्या इनको? कुछ भी नहीं। बस लाभ इनको यही होता था, तो छोटे राष्ट्र हथियार जो युद्ध करते थे तो उनको ये लोग हथियार बेचते थे, लेकिन परमाणु हथियारों को थोड़ी बेचेंगे। परमाणु हथियारें, प्रक्षेपास्त्र, इन सब पे तो स्वयं पैसा व्यय करेंगे। अंत में मिला क्या? अमेरिका गुट काफ़ी हद तक ये भी बर्बाद हुआ, और सोवियत गुट तो इस तरह बर्बाद हुआ कि सोवियत संघ की जो है अर्थव्यवस्था
खतरे में पड़ गई और उसके यहाँ भूखमरी फैल गई। स्थिति ये आ गई 1991 आते आते कि वह 15 भागों में विभाजित हो गया। कहने का मतलब वही है कि सशस्त्रीकरण से मिला क्या इन दोनों को? केवल बर्बादी के, कुछ भी नहीं। अंत में निशस्त्रीकरण का प्रयास करना शुरू किए। 1991 के बाद दोनों के बीच में शीत युद्ध 1991 के बाद दोनों के बीच में शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, समझदारी तो कुछ आई। चलिए अगला है बच्चों, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और शासन करो। बच्चों ये तो अंग्रेजों की नीति हमेशा रही है। अंग्रेज, इसके लिए भी अंग्रेजों की नीति है फूट डालकर ये शक्ति संतुलन को स्थापित करते रहे। ये है शक्ति को तोड़ने की नीति, अर्थात अपनी शक्ति बढ़ाने की नहीं। बच्चों दो ही चीज होती है कि ताकतवर को फूट डालकर कमजोर कर दो या फिर अपनी शक्ति को बढ़ा लो। दो ही तरीके से संतुलन स्थापित हो सकता है। शत्रु की मित्र मंडली में फूट डालना, शत्रु के मित्रों को अपनी ओर मिलाना, शत्रु के राज्य में दंगा व विद्रोह कराना, शत्रु के प्रमुख अधिकारियों को अपनी ओर मिलाना। बच्चों ये रणनीति जो है देखा जाए तो आज से लगभग ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व के आसपास कौटिल्य की रणनीति यही थी। एक प्रकार से जो ये विदेश नीति का भी एक हिस्सा था। उन्होंने भी यही कहा था कि शत्रु को कमजोर करने की नीतियां, विग्रह क्या, हाँ वही मान सकते हैं, शत्रु को कमजोर करने की नीतियां। तो यही बच्चों अंग्रेजों की भी नीति रही है। इसमें दो ही चीजें होती हैं। अगर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, कहने का मतलब शक्ति संतुलन स्थापित करने की स्थिति बच्चों यही है। उसी तरह है जैसे गरीबी दूर करने के लिए या तो सबको जो है अमीर बना दो या तो सबको गायब करा दो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वही तरीका है इसमें भी। या तो जो है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए या तो शत्रु के बराबर हथियारों को इकट्ठा कर लो या तो शत्रु की ताकत को तोड़ दो, कमजोर कर दो, उनको विभाजित कर दो। ठीक है, शत्रु को मित्रों को अलग कर दो, शत्रु के सेनापति को मिला लो, शत्रु को किसी सेनापति को मिला लो, शत्रु के यहाँ विद्रोह करा दो, दंगा करा दो, कुछ भी करा दो। यानी अपनी शक्ति मत बढ़ाओ लेकिन शत्रु को कमजोर कर दो। वही है फूट डालो और राज करो। ये बच्चों अंग्रेजों ने किया है भारत में आने के बाद। अगला है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब शत्रु के शक्ति गुटों को अलग अलग करना। ठीक है, कहने का मतलब वही चीज है जैसे फूट डालो राज करो, सेम उसी तरह अगर शत्रु के पास उसके 4 मित्र हैं तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 2-2 हो गए। संभव हो तो उससे सबको अलग कर दो और कमजोर हो जाए। शत्रु के गुटों को उससे अलग कर अपने में शामिल करना, या तो अपने में शामिल करिए, अगर ना भी करिए तो कम से कम शत्रु के साथ है वो ना रहने पाए। शत्रु के साथ में ना रहने पाए वो खुद ही कमजोर बना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो बच्चों काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोगों को सुनने में भी जो है दिक्कत होगी, इसलिए बच्चों आकी अगली वीडियो हम आपको अगला भाग हम बाकी शेष भाग इसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।